Hello everyone, this is Ravi Jha. I am a practicing advocate in Allahabad High Court along with the founder of the विधि शास्त्रम. आप सभी का स्वागत है विधि शास्त्रम के प्लेटफॉर्म पे और आज मैं आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल होने के लिए आया हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेके जो टॉपिक यूजुअली हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं. कभी आपने इन चीज़ों को महसूस भी किया होगा कि आपके यहाँ कोई हादसा हो गया होगा, आपका कोई सामान चोरी हो गया होगा और आप चौकी गए होंगे, वहाँ से आपको थाने भेजा गया होगा और वहाँ पे आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी रिपोर्ट को दर्ज किया जाएगा. अगर मैं इसको एकदम संक्षिप्त में बोलूँ तो आज जो चर्चा का मुख्य विषय है वो है एफआईआर. एफआईआर क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इससे संबंधित प्रावधान आपको ओल्ड सीआरपीसी 1973 या नए वाले बीएनएसएस सन 2023 में कहाँ देखने को मिलेंगे. क्या एक व्यक्ति जो विक्टिम है क्या सिर्फ वही एफआईआर को लॉन्च कर सकता है, क्या उसके बिहार पे कोई दूसरा व्यक्ति भी एफआईआर को लॉन्च कर सकता है या नहीं. एफआईआर को लॉन्च किया जाता है तो किस थाने को संबोधित किया जाता है या किस ऑफिसर का नाम उसमें जिक्र होता है. इन सारी चीज़ों को लेके आज आपके साथ चर्चा की जाएगी और आज हमारे साथ चर्चा के रूप में शामिल हैं डॉक्टर अविनाश कुमार. अविनाश जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है विधि शास्त्रम परिवार की तरफ से. थैंक यू रवि जी. और अगर मैं डॉक्टर अविनाश की एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स में किया है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर ऑफ 2008. उसके बाद आपने सन 2011 में एलएलबी भी कैंपस ऑफ लॉ सेंटर से कंप्लीट किया. आफ्टर दैट यू हैव डन योर एलएलएम फ्रॉम द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 2014. आफ्टर दैट आपने पीएचडी फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी किया और फिर आपने पॉलिटिकल साइंस में भी एमए किया. अपार्ट फ्रॉम दैट आप जीआरएफ क्वालिफाइड भी हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 3 टाइम्स आप नेट भी क्वालिफाइड हैं. अगर मैं आपके प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की बात करता हूँ तो सन 2011 से 13 तक आप दिल्ली बार एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर रहे. उसके बाद आप लीगल एडवाइज़र भी बने सन 2014 से लेके 14 तक ही. उसके बाद आपने मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट को एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया जहाँ पे आपका टेन्योर लगभग 1 साल का रहा. आफ्टर दैट आपने पटना यूनिवर्सिटी में ही आप फैकल्टी कम लॉ रिसर्चर की पोस्ट पे भी आप रहे. उसके बाद आपने बेंगलुरु के क्रिस्ट यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाओं को दिया है और वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो इसको एनएलयू रांची के नाम से भी जाना जाता है. तो आज डॉक्टर अविनाश के माध्यम से आपके साथ इस बारे में चर्चा होगी कि एफआईआर क्या होता है और इसके सारे प्रारूप क्या होते हैं. तो डॉक्टर अविनाश, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी ताज्जुब की बात है कि जो आपका सीआरपीसी 1973 का था या जो आपका बीएनएसएस सन 2023 का है, दोनों जगह आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर ने पहले भी ये गलती की और वर्तमान में भी गलती की कि उन्होंने इस एफआईआर शब्द को कहीं भी डेफिनेशन क्लॉज या इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइन ही नहीं किया. और मैं ये भी साथ ही साथ जानना चाहूँगा कि आखिर एफआईआर क्या होता है और एक आम व्यक्ति जिसको कि हम लोग यूजुअली लेमैन कहते हैं वो किस रूप में समझेगा कि अगर उसके साथ कुछ घटना घटित होती है या कुछ गलत होता है तो आखिर उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं जो अवेलेबल हैं. प्लीज़ सर. धन्यवाद रवि जी पहले तो. और जो आपका ये सवाल है कि एफआईआर क्या है और एफआईआर कैसे लोग करेंगे और उसके बारे में जो जानकारी चाहिए, सब खासकर जो शुरुआत में होता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ, कोई क्राइम हुआ हमारे घर में, तो हम लोग कहाँ जाए, तो सबसे पहला जो सबको ध्यान आता है कि वो पुलिस के पास है. उसके पहले आपका एक छोटा सा रिमार्क था कि 1973 में भी जो हमारा सीआरपीसी था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसमें भी इन्होंने एफआईआर को डिफाइन नहीं किया था. और अभी जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिनका इन्फोर्सेबल डेट अभी 1 जुलाई 2024 से ही हुआ है, उसमें भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया. तो डिफाइन दोनों जगह नहीं किया गया, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे 154 सीआरपीसी में और 173 बीएनएसएस में, तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उसकी जानकारी जो है डेफिनेशन के तौर पे इंटरप्रिटेशन थ्रू इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगी. और जो एफआईआर वर्ड है, अगर आप पूरे बीएनएसएस देखेंगे और पूरा सीआरपीसी, उसमें सिर्फ एक ही 2 जगह यूज ही है. पूरे बीएनएसएस और पूरे सीआरपीसी में सिर्फ 1 या 2 जगह यूज है. एक जगह वहाँ यूज है जहाँ पे वो जजेज जो हैं रिपोर्ट मंगाते हैं पुलिस से जब ट्रायल के दौरान, बिफोर ट्रायल, वहाँ पे उन्होंने एफआईआर और रिपोर्ट का जो बात बोला है 227-28 के पास सेक्शन में, वहीं पे एक वर्ड है एफआईआर. अदरवाइज आप कहीं देखेंगे एफआईआर वर्ड है ही नहीं. आम जनता के लिए जो नॉर्मल होता है कि अगर कोई चोरी हो गया, डकैती हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, कुछ भी कोई भी ऑफेंस होता है, फोन चोरी से लेके मोबाइल से लेके बड़ा क्राइम तक, आप सबसे पहला हम लोगों को ध्यान जाता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है, पुलिस के पास. और पुलिस के पास करना है कंप्लेंट. हम लोग एक कंप्लेन करेंगे, जो आम भाषा में लोग बोलते हैं एफआईआर को, कि हम लोग चलते हैं पुलिस को कंप्लेन करते हैं. तो पहले मैं ये दूर कर दूं, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है लोगों में
और सब लोग ये कंफ्यूज भी रहते हैं, एक्चुअली जानकारी नहीं है लोगों को बहुत को, तो बहुत लोग इवन जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो एडवोकेट्स हैं वो भी कंप्लेन ही बोल देते हैं। पहले तो ये कंप्लेंट नहीं है। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट सिंपली मीन्स आप जो थाने में जाके रिपोर्ट देते हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग उसको कंप्लेंट बोलते हैं। लेकिन लीगली जब हम देखेंगे डेफिनेशन में, जो पहले 2D में डिफाइन भी था, सीआरपीसी में भी, बीएनएसएस में भी डिफाइन किया हुआ है, अगर हम देखेंगे डेफिनेशन कंप्लेंट का, तो कंप्लेंट का डेफिनेशन होता है आइदर ओरली और रिटेन एनी एलिगेशन ओके टू द मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जो आप कंप्लेन लेके जाते हैं, जो आप रिटन में करते हैं, उसको कंप्लेन कहते हैं, पुलिस के पास नहीं। पुलिस के पास जब हम जो जाते हैं या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जब हम जाते हैं, इसको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहला प्राथमिक है जो हम जाते हैं। कभी भी कुछ भी घटना होता है सबसे पहले हम लोग पुलिस के पास जाते हैं या 100 नंबर पे कॉल करते हैं, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। कहीं भी कुछ रास्ते पे हो गया 100 नंबर लगा देते हैं। 100 नंबर लगाते ही एक हमारे पास पुलिस वाले भाई साहब आ जाते हैं जो हमारा प्राथमिक दर्ज करते हैं, फिर वो थाने में लेके जाते हैं या बीट पुलिस के पास जाते हैं जैसा आपने बताया, और फिर हम जो प्रॉपर जो हमारा नियरेस्ट थाना होता है वहाँ जाते हैं और उसको दर्ज कराते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ये है क्या, अगर इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा जानना चाहें तो इंफॉर्मेशन जो एफआईआर कब लॉन्च होगा, जब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो ये भी एक कन्फ्यूजन है कि कॉग्निजेबल क्या है और नॉन कॉग्निजेबल क्या है, ये भी जानना जरूरी है कि कॉग्निजेबल क्या है। तो हम आम भाषा में अगर बोलें तो कॉग्निजेबल अगर हम देखेंगे, जो पहले इंडियन पीनल कोड था और अब बीएनएस भी है, भारतीय न्याय संहिता है, या जनरली हम जब देखते हैं क्रिमिनल सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज, जहाँ जहाँ भी ऑफेंस दिया हुआ है और पनिशमेंट दिया हुआ है, तो जहाँ भी 3 साल से ऊपर अगर है कोई ऑफेंस, तो जनरली हम लोग उसको देखते हैं 3 या 3 साल से ज़्यादा का जो पनिशमेंट है, जो भी क्राइम या ऑफेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। एज पर डेफिनेशन अगर हम देखें तो बोलते हैं व्हेन an offense where a police can arrest without warrant, एंड यानी कि पुलिस बिना वारंट का जिस ऑफेंस में, जिस क्राइम में आपको अरेस्ट कर ले, वो ऑफेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो डॉक्टर अविनाश, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट इज कॉल्ड संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें यूजुअली जो सजा होती है वो आपकी 3 साल से ज्यादा होती है। हाँ, 3 साल या 3 साल से 3 ज़्यादा। साल से ज्यादा, और वो गंभीर प्रकृति के भी होते हैं, तो इसे ही आमतौर पर संज्ञेय अपराध कहा जाता है। बिल्कुल, सीरियस ऑफेंसेज को ही हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और जो सीरियस नहीं है, मतलब जनरली कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, 3 साल या 3 साल से कम वाले को हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जिसमें कि एफआईआर लॉन्च नहीं होता है, लेकिन वो पुलिस उसको दर्ज करती है। उसको हम लोग जनरली भाषा में कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जो थाने में दर्ज होती है। जी, तो डॉक्टर अविनाश, आप ये बताइए कि जब कभी भी एफआईआर की बात होती है तो यूजुअली जो व्यक्ति थाने जाता है, ज़रूरी है कि वो व्यक्ति विक्टिम हो? क्या वो व्यक्ति कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है या नहीं? अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन देने की बात है, जरूरी नहीं है कि आप विक्टिम ही हो, ये कोई भी हो सकता है। जहां तक आप देखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो विक्टिम हो। इन्फॉर्मेशन बाय एनी पर्सन, अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोई भी पर्सन जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई भी, एनी पर्सन। But the condition is that Any person, हाँ, but the condition is this कि that person must be acquainted with the facts, यानी उस व्यक्ति को उस तथ्य की जानकारी जो भी घटना घटित हुई है। अगर आप जानते हैं तभी तो आप जाएंगे थाने में। मान लीजिए आपके सामने कोई क्राइम हुआ, कोई मर्डर हुआ या चोरी हुआ है और चोर पकड़ा गया है, तभी आप जाएंगे। अब बिना जानकारी के तो आप जाएंगे नहीं जी। अगर आपको जानकारी होगी तभी तो आप जाएंगे थाने के पास और थाने में आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि सर ऐसा ऐसा हुआ, ये घटना हुआ है, और फिर वो इन्फॉर्मेशन दर्ज होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही हो जिसके साथ घटना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया तो वो तो ऑलरेडी मर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिसीज्ड पर्सन, मरा हुआ व्यक्ति तो जाके रिपोर्ट लिखाएगा नहीं। तो होता क्या है, या तो उसके परिवार वाले, दोस्त, मित्र, पड़ोसी यही जाके लिखवाते हैं, कोई भी जाके कर सकता है। तो डॉक्टर अविनाश, जैसा कि मैंने तो खैर सीआरपीसी भी देखा है और वर्तमान में बीएनएसएस भी देख रहा हूँ, तो आमतौर पे एफआईआर 2 तरीकों से ही कन्वे की जाती थी, या तो ओरली या तो रिटन। लेकिन अब एक नया प्रावधान भी ऐड हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जो एफआईआर लॉन्च होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है और क्या उसकी वैल्यू वही है जो आमतौर पे एक नॉर्मल एफआईआर की होती है जो कि आप थाने में जाकर देते हैं? इस पे आपकी क्या राय है? अब ये एक नई चीज अगर आप देखेंगे सेक्शन 173 173 बीएनएसएस में, पहले ये डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पहले नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ कुछ घटना होता है और आपने पुलिस को फोन किया या आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया, तो पहले भी ये होता था। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस और जजमेंट्स में है जिसमें कि
आम आदमी डायरेक्टली पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है, या फिर कोई फिज़िकली हैंडिकैप्ड है, उसमें भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप थाने तक जा ही नहीं सकते हैं। जी। उस केस में भी पुलिस आपके घर आता था और रिपोर्ट लिखता था और वो भी एफआईआर बनता था। तो ये पहले भी होता था, लेकिन अब क्या किया है इन्होंने, 173 में एग्ज़ैक्ट एक वर्ड दे दिया है कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है, लेकिन उसमें एक प्रोविज़ो डाल रखा है, एक एक्सेप्शन ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से देंगे, थाने में रिपोर्ट करेंगे एफआईआर के बारे में, तो विदिन 3 डेज़ आपको थाने में जाके उसको साइन करना पड़ेगा। वैसे भी हमारा जनरल प्रोसीजर है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन दिया, ओरली देंगे, तो वो थाने से उसको रिटन किया जाएगा और उसको बताया जाएगा आपको कि क्या आपने दिया है इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है जी। एफआईआर का, और फिर उसको साइन करना पड़ेगा और एक कॉपी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो थाने से आपको दी जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेंट होगा। तो ये पहले भी होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में आप देंगे तो उसको साइन करना पड़ेगा। अच्छा, तो डॉक्टर अविनाश यहाँ पे एक डाउट रेज होता है यूजुअली कि सपोज करिए आज है 1 फरवरी, आज सपोज करिए मेरे साथ ही कोई घटना घटित हुई, मैंने तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया या संबंधित थाने को कॉल किया कि मेरे साथ फला फला घटना घटित हो गई है, या मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया या ईमेल कर दिया या इवन मैंने सिंपल टेक्स्ट कर दिया। अब लॉ ये कहता है कि विद इन द पीरियड ऑफ 72 आवर्स दैट पर्सन मस्ट अप्रोच टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन एंड ही विल हैव टू साइन ओनली आफ्टर दैट यस। द कंसर्न पुलिस ऑफिसर विल टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मेरा यस। आपसे सवाल ये है सर कि जब हम एफआईआर की बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहाँ पे 2 तारीखों का जिक्र होता है। एक तारीख वो होती है जिस दिन वास्तव में घटना घटित हुई है, एक तारीख वो होती है जिस दिन आपने थाने को इत्तला दी है। मान लीजिए कि अगर आज मेरे साथ कोई भी घटना घटित हुई और आज ही अगर मैंने थाने को वाया इलेक्ट्रॉनिक वे मैंने अपना कम्युनिकेशन कर दिया, और अगर मैं कल परसों या नरसों थाने में जाके उसके ऊपर साइन करता हूँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे जो डेटा एंट्री होगी डेट और टाइम की, वो क्या आज की कंसीडर की जाएगी या 3 दिन के बाद की जाएगी? यहाँ पे बिल्कुल, आपका क्या व्यू है सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, और ये काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होगा मुझे लगता है। जी। इवन जो लॉ ग्रेजुएट्स होंगे, जो पढ़ रहे होंगे अभी बीए, एलएलबी कर रहे होंगे, उनको भी होगा। अब देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है। अगर आप पहले भी याद करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ चोरी आज हुआ, जी। ठीक है? आप घर में हैं ही नहीं, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, आप घर में नहीं हैं। आप 2 दिन बाद घर आते हैं और आप देखते हैं कि आपका घर तो पूरा सफाचट हो चुका है, चोर या डकैत जो भी है सारा सामान लेके चला जी। गया है। आपको डेट भी एग्ज़ैक्ट पता नहीं है कि किस दिन हुआ। आप जाते हैं थाने में और रिपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो क्या एफआईआर 2 दिन डेट पहले की लगती है? नहीं। उसी डेट की लगती है जब आप जाते हैं, और बिल्कुल। जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं थाने में और साइन करते हैं। इस केस में भी वैसा ही है। आप जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन देने का उसी दिन से एफआईआर नहीं होगा। जी। एफआईआर जब भी लॉज होगा, तो वो डेट तो वही लिखाएगा जो वो पुलिस थाने में उन लोग एफआईआर नंबर जिस दिन इश्यू करेंगे। जिस दिन एफआईआर नंबर इश्यू होगा उसी का डेट होता है। बट हाँ, घटना का डेट वो ज़रूर पीछे का लिख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि 2 दिन पहले मर्डर हो गया, 2 दिन पहले डकैती हो गई, 2 दिन पहले चोरी हो गई। ऐसा लिखा रहता है किसी भी एफआईआर में, देखिए। ऐसा तो नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे होता है। जी। इसी को तो बोलते हैं डिले इन एफआईआर। कैन वी डू डिले इन एफआईआर? क्या हम डिले कर सकते हैं एफआईआर में? बिल्कुल। क्या हम 10 साल बाद भी एफआईआर कर सकते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और इवन कि डॉक्टर अविनाश, मैंने तो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब कभी भी हम बेल को लेकर आर्गुमेंट करते हैं या अपील का कोई मैटर होता है, नॉर्मल ट्रायल चलता है, तो अक्सर वहाँ पे जो डिफेंस काउंसिल होते हैं इस बात का प्लीज सबसे ज़्यादा लेते हैं कि योर लॉर्डशिप विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए घटना सुबह के 7 बजे की है, घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 100 मीटर है या मैक्सिमम 1 किलोमीटर है। डिस्पाइट ऑफ दैट एफआईआर फिर भी 12 से 14 घंटे डिले की जा रही है। उस पर एक केस भी था जिसके ऊपर कोर्ट का ये व्यू निकल कर आया था कि जितना ज़्यादा आप डिले करते हैं एफआईआर को लॉन्च करने में, उतने ज़्यादा चांसेस से प्रिजम्पशन रेज ऑन किए जाते हैं कि देयर बाइट पे कैनोटेशन, ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को फ्रेम आउट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप स्टोरी को नरेट कर रहे हो एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे सर एक सवाल निकल कर और आता है कि बहुत सारे ऐसे भी प्रावधान हैं जिसका जिक्र आपको आईपीसी में या नए वाले बीएनएस दैट इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलता है, जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई महिला है जिसके अगेंस्ट अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है और उसकी पूरी एक लंबी चौड़ी इन्होंने लिस्ट दे रखी है, जैसा कि मेरे बिल्कुल, सामने बिल्कुल। बीएनएस की किताब खुली है, तो मैं भी धारा मैं भी मैं भी 64 जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये धारा क्या है? 64 हो गया, धारा हाँ, हाँ, 65 हो गया, 66 हो गया से लेके 71 तक, उसके बाद 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 124। तो सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन और रेज ऑन होता है कि दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय द फीमेल पुलिस ऑफिसर। लेकिन अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर किसी वजह से मौजूद नहीं है तो फीमेल ऑफिसर, तो यहाँ पे सर जो फीमेल ऑफिसर जो वर्ड दिया गया है इसको इंटरप्रेट किस सेंस में किया जाएगा? ओके। अब देखिए, पहला तो जो ये बात कहा गया है कि जो सेक्शन 64-65 जो आपने पढ़ा, जी। अगर आप ध्यान देंगे और इस सेक्शंस के अंदर को पढ़ेंगे, 64, 65, 74, 124, जी। 79, 78,
ये सारे वही प्रोविजन है जो आईपीसी में ऑफेंस रिलेटिंग टू वीमेन थे, विमेन थे। या तो वैरिज्म, स्टॉकिंग, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, मोडेस्टी, जी। वो सारे सेम ही प्रोविजन है। या वो 54 154 ए बी सी डी हो, बिल्कुल। वो सारे सेम ही प्रोविजन है, इसमें कोई उन्होंने बदलाव किया ही नहीं है। बीएनएस में भी सेम है, सिर्फ नंबर का अलग है, ये नंबर का अलग नंबर है। चेंज हुआ है पहला। और दूसरा, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पहले सीआरपीसी में भी था कि वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी। अगर वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं है, पुलिस ऑफिसर का मतलब है, आप ध्यान कीजिए, अगर आप थाने में जाते हैं तो रिपोर्ट कौन लिखता है? जी। क्या एकदम जो सबसे जो नीचे का अर्दली है या जो नीचे का सबसे कांस्टेबल है वो लिखता है? वही लिखता नहीं, है। सबसे नीचे वाले नहीं लिखेंगे। अच्छा। एटलीस्ट उसको देखेंगे आप, या तो हेड कांस्टेबल है। कांस्टेबल। वैसे तो अगर आप आईओ देखेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो ज्यादातर देखिएगा एसआई बनते हैं, बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर लेवल जी। से। ये वुमेन ऑफिसर इन्होंने इसलिए बोला है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद नहीं है, और अगर कोई और ऑफिसर है, वुमेन ऑफिसर इन द सेंस कि अगर आप किसी थाने में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सारे पुलिस ऑफिसर ही सिर्फ हैं, उसमें और भी तो लोग होंगे जो क्लरिकल लेवल पे काम करते हैं। ओके। तो ये उनके लिए लिखा है वुमेन पुलिस ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर और वुमेन वुमेन ऑफिसर का ऑफिसर। मतलब ये है, ऑफिसर का मतलब यहाँ पे वुमेन ऑफिसर का मतलब ये है कि अगर कोई और महिला भी है, या इवन उनके सामने भी, तो कोई अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है महिला, तो कोई महिला जो मौजूद है, जो वहां काम कर रही हैं, काम कर रही है। वो भी रिपोर्ट लिख सकती हैं। कोई एग्जैक्टली। क्लरिकल लेवल पे होंगी, जरूरी नहीं है कि सब पुलिस ही हो, कोई बिल्कुल। क्लर्क भी तो वहां बहाल होते हैं पुलिस थाने में, वो भी लिख सकती हैं। ये सिर्फ ये कह रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर अविनाश, यहाँ पे एक प्रोवाइजो आपका और भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई महिला है जिसके अगेंस्ट कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस या तो होता है या तो करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा हो सकता है कि वो महिला उस ऑफेंस के घटित होने से पहले टेम्परली या परमानेंटली रूप से Mentally, फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो, या उस घटना के बाद हो, या उस घटना के दौरान हो। तो यहाँ पे सर एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, या इनकी क्या यूटिलिटी होती है, और क्या इनके द्वारा जो कन्वर्सेशन किया जाता है उसके ऊपर क्या यकीन किया जा सकता है या नहीं? अब देखिए, ये जो दूसरा जो प्रोविजो आपने बात किया, जो नीचे उसी प्रोविजो में नीचे जो दिया गया है, जी। वो ये दिया गया है कि अगर कोई मेंटली या फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं, जो आ नहीं सकते, जो मैंने पहले भी आपको बोला था थाने नहीं आ सकते, जी। उस केस में क्या करना है कि पुलिस ऑफिसर को थाने जाएंगे, वो वुमेन पुलिस ऑफिसर उनके घर पे जाएंगी और घर पे जाकर रिपोर्ट लिखेंगे। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कोई ऐसा हैंडीकैप्ड है जो बोल ही ना पाए, सिर्फ साइन लैंग्वेज यूज करता है, तो आपको साइन लैंग्वेज का आपको इंटरप्रेटर लेके जाना पड़ेगा। ओके। या उनके लिए स्पेशल एजुकेटर भी जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेटर, इंस्ट्रक्टर, या कोई और लैंग्वेज में बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपको आप कर्नाटका में हैं और कन्नड़ा लैंग्वेज वो सिर्फ जानती है जी। महिला, और वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आप जाएंगे और आपको कन्नड़ा आता ही नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप कैसे रिपोर्ट लिखेंगे अगर वो लैंग्वेज आपको नहीं पता है? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोकल लैंग्वेज है जो गांव के, जो हमें पता भी नहीं जी होता, जी। जैसे हमारे यहाँ बिहार में भोजपुरी वगैरह चलता है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उस केस में आपको वो स्पेशल एजुकेटर लेके जाना है। ये स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर जो होते हैं, इनका लिस्ट बना होता है, वो थाने में होता है। ओके। ये वही होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अच्छा। ऑलरेडी, यस। और ये गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उन्हीं को लेके जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अगर कोई घटना होगा जी। तो मेडिकल चेक के लिए कहाँ लेके जाते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते हैं, जी। सरकारी में लेके जाते हैं। क्यों? गवर्नमेंट इसलिए लेके जाते हैं कि वो ऑथोराइज्ड हैं, वही रिपोर्ट बना के वहाँ के सीएमओ साइन करते हैं, तभी वो रिपोर्ट आपका वैलिड माना जाता है, मेडिकल रिपोर्ट। अगर बगल के आप क्लिनिक में लेके चले जाएं और लेके आ जाएं तो वो मानते नहीं हैं, और उसी पे चैलेंज करते हैं आप लोग, खासकर बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो है वो डिफेंस। वकीलों, जी जी। डिफेंस जो है बेल में और ये सब में तो लेते ही हैं कि अरे ये तो प्राइवेट क्लिनिक का, हम ये मेडिकल क्यों माने, इसमें तो रेप हो ही नहीं सकता, ये तो रिपोर्ट ही फॉल्स है, फॉल्स रिपोर्ट है, अच्छा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं है। तो इसलिए ये जो एजुकेटर हैं ये सरकारी वाले, सरकारी वाले होते हैं, ऑलरेडी ये Yes. थाने से अटैच होते हैं। यस, उनके पास लिस्ट होता है थाने Okay. में, हर थाने में लिस्ट है। ठीक। और डॉक्टर अविनाश, यहाँ पे एक टर्म आपका और यूज किया जाता है कि उस दौरान जो भी बातचीत होती है, द इंटायर कन्वर्सेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। आखिर इसके पीछे लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, अब वीडियोग्राफ्ट आजकल होने के पहले भी था, ये अभी भी है, जी। ये पहले भी था। अगर आप 1973 का एक्ट देखेंगे, वहां भी इन्होंने वीडियोग्राफ्ट वाला प्रोविजन में डाल रखा था। अभी तो मैं ये बताऊं कि अगर ईडी या सीबीआई, अभी हमारे यहाँ एक दूर के रिलेटिव्स को सीबीआई ने अरेस्ट किया था, और अरेस्ट करते वक्त मैं बताऊं आपको सारा चीज वीडियोग्राफ्ड हुआ, ये भी होता है। अच्छा। तो वीडियोग्राफी इसलिए होता है, ये जरूरी है वीडियोग्राफ्ट करना, इट्स लाइक एन एविडेंस। एक तो वो टाइमिंग का प्रूफ, और उस वक्त जो उन्होंने बयान दिया, बयान दिए। whatever the statement given by the accused, the arrested person, वो सारा का सारा वीडियोग्राफ्ड है, रिकॉर्डेड है। ऐसे क्या होता था कि पुलिस कुछ भी लिख के उस पर साइन कराती थी, तो उसको आप कोर्ट में जाके, वैसे ही हमें पता है कि
whatever the statement given to the police, it is not admissible to the court कोर्ट as per the Indian Evidence Act, और BSA में भी सेम है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो ऑलरेडी कोर्ट में तो एडमिसिबल होता ही नहीं है, इसको आप वैसे भी चैलेंज करेंगे, लेकिन कम से कम अब वीडियोग्राफ्ड होने से ये हो गया है कि उसकी कुछ ना कुछ अब एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, ये भी एक पॉइंट हुआ है। तो अगर डॉक्टर और ये अविनाश मैं ये कहूँ कि वीडियोग्राफी का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो ये है ताकि मैनिपुलेशन को मिनिमाइज किया जा सके, बहुत कम, बहुत लगभग ना के बराबर, क्योंकि कई और बार ऐसा भी होता है सर एविडेंस में भी बहुत हेल्प कर रहा है। एविडेंस में भी हेल्प करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर कि पता चला मैंने आपसे कुछ और कहना चाहा और इंटरप्रेटर ने आपसे कुछ और कन्वे कर दिया। अगर आपने वो बाहुबली मूवी देखी होगी तो वहां पे जो एक कैरेक्टर है बिल्कुल, देवसेना एक्चुअली शिवगामी देवी एंड यस, काल्की। एक्चुअली बिल्कुल, ये एक्चुअली विक्टिम को हेल्प करने के लिए ही बनाया गया है, देखिए तो। ओके ये वीडियोग्राफ्ट से विक्टिम को ही हेल्प मिल रहा है, खासकर जो मेंटली और फिजिकली चैलेंज जी। है, तो उनके डॉक्टर लिए तो अविनाश समझिए। जी, अगर हम इसको इस तरीके से लेके सपोज करिए कि अगर किसी व्यक्ति का वीडियोग्राफी हो गई है और वो फिजिकली या मेंटली उससे डिसेबल्ड भी है, तो क्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल इसको एज ए चीफ कंसीडर किया जा सकता है? नहीं, आप पुलिस वीडियोग्राफी करे, मोबाइल से वीडियो बनाए या कुछ भी बनाए, कुछ भी करे। या कोई भी स्टेटमेंट विक्टिम ने दिया है या एक्यूज ने दिया है, जो भी है, ये सारे के सारे रिकॉर्डिंग या जो भी वीडियो है, कुछ भी है, जी। ये सारे के सारे इनएडमिसिबल हैं कोर्ट में, Inadmissible एडमिसिबल है। नहीं होते हैं। Only कोर्ट में before तो the एडमिशन magistrate। अभी भी नहीं है, हाँ, एडमिसिबल तो नहीं होगा। जी। ओके। अगर आप एविडेंसरी वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि एफआईआर का एविडेंसरी वैल्यू क्या है, तो एविडेंसरी वैल्यू सिर्फ इतना है कि आप ये डायरेक्ट एज एन एविडेंस तो यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऑफ कोर्स ये वीडियोग्राफ्ट आपके कोरोबोरेशन में बहुत हेल्प करता है। ओके। एक्चुअली हम लोग दो ही जगह एफआईआर का यूज करते हैं एविडेंसरी वैल्यू में, एक फैक्ट्स के कोरोबोरेशन में और एक कॉन्ट्राडिक्शन में। कॉन्ट्रडिक्शन में। इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने में भी काम आता है, एग्जैक्टली। और ये भी सिर्फ उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो एफआईआर इन्फॉर्मेंट दिया है। इन्फॉर्मेंट जो है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम आएगा, ये नहीं कि उसमें किसी और का बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी विटनेस के बारे में दिया हुआ है, उस विटनेस के बारे में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सिर्फ जो इन्फॉर्मेंट है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, और ये कॉर्पोरेशन में बिल्कुल हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, ये वीडियोग्राफ जो है ये कॉर्पोरेशन में हेल्प करेगा, एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट्स को रिलेटेड करने के लिए हेल्प करेगा, कैसे कोरोबोरेट कर रहे हैं, जी। वहां पे हम इसका हेल्प लेंगे। तो डॉक्टर अविनाश यहाँ पे एक वर्ड आपका और यूज़ किया जाता है कि मान ली कोई महिला सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हुई है या अटेम्प्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स दैट वुमेन मस्ट सेंड टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आइदर रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बिल्कुल। अब सर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है, और ऐसा मैंने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑलरेडी वी हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस, कि सपोज करिए सर कि अगर किसी महिला के साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट आज से 10 साल पहले हुआ या 2 साल पहले हुआ या 6 महीने पहले हुआ, द मोमेंट शी अप्रोच टू द कंसर्न थाना, इमीडिएटली थाने वाले क्या करते हैं, उसकी एफआईआर को लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि जो इतने समय के बाद एफआईआर लॉन्च हो रही है और जो मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, आखिर इसकी रेलेवेंसी क्या है? देखिए, उसी वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है कि अगर उस वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन आप नहीं करेंगे, खासकर रेप के विक्टिम में, जी। तो कुछ समय के बाद तो सीमेन को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये एविडेंसरी प्रूफ के लिए बहुत जरूरी है कि उस महिला का जो विक्टिम है उसका उसी वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन हो। इवन अब तो एक्यूज्ड का भी देखिए, अगर चोट वोट है या कुछ है, तो अगर वो अरेस्ट होता है तो उसका मेडिकल, अगर एक्यूज बोलता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये भी प्रावधान हमारे बीएनएसएस में भी है और सीआरपीसी में भी था, इसीलिए उसको उसी वक्त किया जाता है, क्योंकि बाद में फिर प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उसी वक्त कराएंगे मेडिकल तो ये बहुत आसान हो जाएगा, खासकर रेप के केसेज में देखा गया है। तो डॉक्टर अविनाश, जैसा कि आपने भी रेप के केसेस का जिक्र किया, और ये मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपसे है और मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब ज़रूर दें, कि यूजुअली एक महिला एक एलिगेशन लगाती है कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू द ऑफेंस ऑफ रेप, उसने गई एफआईआर लॉन्च कराई, उसका 164 का स्टेटमेंट भी हो गया सीआरपीसी 1973 के अकॉर्डिंग, लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी कंसेंट ली जाती है। बहुत सारे केसेस में आई हैव सीन कि वो कंसेंट देने से साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना है। तो क्या समझा जाए कि क्या ये एक जेन्युइन केस है या क्या? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो जब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद आप जब उससे पूछा जाता है कंसेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, कुछ तो बहुत सारा, जैसे पहले जो समय था वो डबल फिंगर टेस्ट एंड ऑल, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो है ही। तो कुछ तो महिलाएं उस डर से भी नहीं जाती हैं। स्पेशली आप देखिएगा जो कम उम्र की हैं और स्पेशली जो गांव की हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, वो सबसे ज्यादा मना करेंगी। इसमें डायरेक्टली ये कहना कि वो फॉल्स ही एफआईआर लॉन्च कराई है इसीलिए वो मना कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ,
मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ केसेज़ फ़ॉल्स भी होते हैं। कुछ केसेस होते स्पेशली हैं। अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे कंसेंट हो जाता है, स्पेशली जो ये आपका ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जी, जो मैटर है, जिसमें वो शादी का झांसा देने वाला जो एफआईआर हम लोग बिल्कुल, कराते हैं कि बिल्कुल। पहले उन्होंने बोला था मैरिज करेंगे, नहीं किया और वो सेक्सुअल असॉल्ट हमारे साथ हुआ और सेक्स हमारे साथ वो पहले हुआ और उसके बाद वो रेप का चार्ज लगा देती हैं। बिल्कुल, इन केसेज़ में देखा गया है ज़्यादातर कि हम लोग ये देखते हैं कि वो मना नहीं करती हैं और वो जाके मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करती हैं। बट अगर आप उसके अलावा अगर आप देखेंगे नॉर्मली जी, नॉर्मली बहुत सारी महिलाएँ मना भी करती हैं जी। कि हम मेडिकल एग्ज़ामिनेशन नहीं देंगे क्योंकि वो टेस्ट से भी डरती थीं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो मेडिकल टेस्ट भी उससे भी डरती थीं। वो और डर की वज़ह से भी ना करती हैं। जी, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो फ़ॉल्स ही एफआईआर बिल्कुल, करा रही हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अविनाश, अगर वास्तविकता की बात करें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, उससे भी बड़ा सत्य है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आज तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं और आप कह सकते हैं कि जितना एफआईआर होता है उतना ही नंबर अनरजिस्टर्ड भी है। अनरजिस्टर्ड भी हैं और बहुत सारे तो ऐसे भी विक्टिम्स हैं जिन्होंने कभी अपनी आवाज़ ही रेज़ नहीं की एंड दे आर सब्जेक्ट टू सेक्सुअल असॉल्ट घर के बाहर ही, स्टिल घर के अंदर ही, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट रेजिंग देयर वॉइस। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत सारे मतलब कभी-कभी तो कोई स्टूडेंट भी आके अपना पुराना किसी अपनी फ्रेंड के बारे में आके कहानी सुनाती है क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉ पढ़ाता भी हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक 2 साल पहले की घटना है कि एक आके बताई भी मेरे को, उनके फ्रेंड से वो के साथ कुछ हुआ था, उन्हीं किसी रिलेटिव के यहाँ गईं और घटना हो गया और वो अपने रिलेटिव के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करा पा रही थी। नहीं करा पा रही थी। तो वो मेरे से हेल्प ले रही थी, हम लोग करें क्या? जी, अब इसमें उस केसेज़ में बताना बड़ा मुश्किल था कि हम क्या बताएँ। बहुत एक मुश्किल ही होता चीज़ है है। कि आपको जाना पड़ेगा, वो उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम थाने में जाके रिपोर्ट करें। अपने ही बिल्कुल, रिलेटिव बिल्कुल। के अगेंस्ट कैसे करिएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। उस बात से वो डरी हुई और थी। फिर सर सवाल एफआईआर का नहीं, सवाल उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, यू हैव टू फेस द ट्रायल। हाँ, एक्चुअली हमारे सवाल यहाँ कह जवाब सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इट इज़ वेरी प्रो डिफिकल्ट समटाइम्स। प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट ही। एक्चुअली प्रोसेस ही पनिशमेंट है हम लोगों पनिशमेंट के है। लिए। ये आपने लाइन बहुत अच्छी कही कि जो प्रोसेस है इसका, वही अपने आप में बहुत बड़ा दंड है, दोनों के लिए इवन दोनों के एक्यूज़्ड लिए। एक्यूज़्ड के लिए भी है और विक्टिम के लिए तो ख़ैर है ही। जी, विक्टिम जो कुछ किया नहीं है, जिसके साथ हुआ है घटना, वो भी उसके लिए भी पनिशमेंट ही हो रहा है ना। जी, अब आप जी। उसको न्याय 10 साल 20 साल बाद दे रहे हैं। 10 साल 20 साल कुछ ही घटनाएँ हैं जिसमें 3 साल निर्भया वर्भया वाला मैटर हम लोग देखे जिसमें कि बिल्कुल, बिल्कुल। 2 साल 3 साल 4 साल में मिल गया उनको जजमेंट क्योंकि वो मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ प्रेशर और था वो मीडिया बहुत का, हाँ, उतना वो दिल्ली का केस था, ये भी एक रीज़न था। डेली का केस तो ये था। सब मीडिया प्रेशर की वजह से थोड़ा केस को जल्दी सुना गया, स्पेशल कोर्ट बनाया गया। कितने केसेज़ में आप स्पेशल कोर्ट बनाते हैं हर जगह? और कई बार उतनी जल्दी फास्ट ट्रैक ट्रायल कहाँ करते हैं? हाँ, अब तो ख़ैर प्रोविज़न भी है, विदिन प्रोविजंस 6 है। मंथ यू हैव टू फिनिश अब तो विदिन 3 मंथ्स भी आ गया है, इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी फिनिश। एक वही एक मैटर है जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन को अब 3 महीना के अंदर सबमिट करना है बट पुलिस सर को। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्रोसेस है, बट एक्चुअली में वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। हाँ, वो बस किताबों में है, आप कह किताबों सकते में हैं है, बेयर एक्ट में किताबों है, में लॉ है। में बन गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन करना तो पार्लियामेंट का काम है नहीं, पार्लियामेंट एग्जैक्टली, लॉ बनाती एग्जैक्टली। है, लॉ तो सही ही है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है कि लॉ में कुछ बहुत बड़ा लूपहोल्स है, थोड़े बहुत हैं, तो लॉ तो बना हुआ है। लॉ तो बट बना है बट सर प्रॉब्लम उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन आप सही से नहीं करेंगे तो जी, वो जी। अब इसमें पार्लियामेंटियंस भी यहाँ क्या करेंगे? लॉ अच्छा बनाने डॉक्टर वाले तो अविनाश, लॉ बना यहाँ पे दिए। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, यहाँ पे एक सवाल और है जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो ये है कि सपोज करिए कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर थाने पे जा रहा है, ठीक है। अब उसने अपनी कहानी एसएचओ को नरेट कर दिया, जो भी वहाँ पे संबंधित पुलिस अधिकारी हैं। अब हुँ, एसएचओ को लग रहा है कि इसके साथ जो घटना घटित हुई है, आई टोटली एग्री कि उस घटना के अंदर जो पनिशमेंट है वो 3 साल या उससे ज़्यादा है, हुँ, लेकिन 7 साल से कम है। हुँ, लेकिन एसएचओ को या संबंधित अधिकारी को एक बात का भय या डर और भी है कि ये पता नहीं चल पा रहा कि वेदर दैट ऑफेंस फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ कॉग्निजेबल और नॉट। तो ऐसे हुँ, केसेस में सर एक प्रावधान डाला गया है कि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, बट ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिप्टी एसपी। तो हुँ। यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये पूरा का पूरा प्रावधान कह क्या रहा है, इसके बारे में आप बताइए। अच्छा, ये पहले नहीं था। जी, पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन अब मैं आपको एक जजमेंट बताता हूँ, बहुत फ़ेमस है, सबको पता होगा ये ललिता कुमारी का जजमेंट सबको पता था। जी। ललिता स्टेट कुमारी ऑफ वर्सेस यूपी स्टेट सन ऑफ 2000 यूपी। का 13। हाँ, जी, स्टेट ऑफ यूपी वाला जजमेंट सबको जी, पता है क्योंकि काफ़ी फ़ेमस हुआ। उसमें बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, इवन एफआईआर पे भी आया। एफआईआर पे लोगों का इंटरप्रिटेशन भी आया कि क्या जो हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन जाके देते हैं पुलिस को, तो क्या पुलिस को ये मैंडेटरी है कि वो एफआईआर करे? क्या एफआईआर लॉन्च करना मैंडेटरी है पुलिस को? तो अगर आप वर्ड पढ़ेंगे, इवन अभी भी अगर आप वर्ड पढ़ें, यहाँ पे एवरी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड to an officer in charge of the police orally it shall be reduced in writing shall be reduced शैल बी रिड्यूस्ड।
तो वर्ड अगर आप देखेंगे इवन सीआरपीसी में भी वर्ड है शैल। जी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का घटना आपका इन्फॉर्मेशन आता है, इफ एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द पुलिस ऑफिसर, दैट पुलिस ऑफिसर हैज टू लॉज द एफआईआर लॉज द एफआईआर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैटर। एफआईआर तो लॉज पहले करना ही करना है, तो इट्स मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू लॉज द एफआईआर फर्स्ट। लेकिन उसी अगर आप पूरी केस को पढ़ेंगे, उसी केस में कुछ एक्सेप्शंस भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें कि पुलिस को बोला गया, ये निर्देश दिया गया कि वो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, ये पहले भी था। ओके। जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ मैटर्स, जैसे फैमिली डिस्प्यूट, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा होते ही रहता है, और वो जाके 498 का मैटर पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो जाके लॉज करा देती थी, उसमें पूरा परिवार या उनके सारे संबंधी सब अरेस्ट हो गए। बिल्कुल। अब नहीं होता है, अब नहीं होता है, पहले होता था ऐसा। तो फैमिली डिस्प्यूट हो गया, या कोई फाइनेंशियल मैटर है, इकोनॉमिक मैटर्स है, जी। उसमें कि ये चीटिंग का लगा दिया कि ये मेरे से पैसा लेके दे नहीं रहे हैं, ऐसा वैसा घटना हो गया है, उस केस में भी आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिए और पुलिस रजिस्टर करे और जाके अरेस्ट कर ले। क्योंकि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अगर एफआईआर लॉज हो गया तो पुलिस के पास सिर्फ पावर अरेस्ट का तो आ ही जाएगा, बिल्कुल। विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकता है, Of course. और दूसरा पावर आता है पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। स्टार्ट करेगा, बिल्कुल। पुलिस कैन स्टार्ट देयर इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ये एक बड़ा डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में। तो आपका जो सवाल था कि क्या अब नया क्या प्रोविजन डाला है, तो बीएनएसएस में अब ये इन्होंने जो ये गाइडलाइन था सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अच्छा किया है, ये बहुत ही बढ़िया काम है पार्लियामेंट के द्वारा बीएनएसएस में डालना, कि अब उसको एक तरह से बोलते हैं हम लोग कि लीगल, वो बोलते हैं पैजामा पहना देना। अच्छा। और आप कह सकते हैं कि यस, आप कह सकते हैं कि लीगल जो है अब उसको वैलिडिटी मिल गई है एक्ट में। तो हमारे अगर आप एक्ट पढ़ेंगे बीएनएसएस में, उसमें इन्होंने उस एक्ट को उसमें एक्ट में बिल्कुल डाल दिया है कि any information relating to commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of the police station may with the prior permission from an officer not below the rank of the DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से परमिशन लेके वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं एफआईआर से, बिल्कुल। लेकिन वो मे है, सैल नहीं है, मे है, मतलब कि वो प्रायर परमिशन लेके कर भी सकता है। और दूसरा, अगर आप दूसरा प्रोविजन यहां देखें तो प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि प्राइमा फेसाई केस है, वो एफआईआर करके बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट भी कर सकता है। और डॉक्टर अविनाश, यहाँ पे 14 डेज का टाइम पीरियड का भी जिक्र किया गया है, तो जो 14 डेज है ये कहाँ से कैलकुलेट होगा? जब वो इन्फॉर्मेंट या विक्टिम पहली बार आपके थाने पर आया, या जब आपने डीएसपी ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी विद ऑब्टेनिंग द एसेंट इन कंटेक्स्ट टू द प्रायर परमिशन, वो टाइम कहाँ से कैलकुलेट होता है? बिल्कुल, इसमें भी उन्होंने एकदम क्लियर आंसर दे रखा है। अगर आप इसको पहला क्लॉज पढ़ें जो सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 का 1 है, प्रोसीड टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी टू असर्टेन वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसाई केस फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। दैट मीन्स कि जैसे ही आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसी दिन के बाद वो इंफॉर्मेशन के लिए डीएसपी से वो इंफॉर्मेशन प्रायर परमिशन लेंगे कि हम इसमें इंक्वायरी करें। वो इंक्वायरी उसी डे से 14 डेज का टाइम आपको मिलेगा पुलिस को। तो जिस दिन आप इंफॉर्मेशन दिए उस दिन से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का आपके पास टाइम है 14 डेज। आफ्टर 14 डेज आपको या तो एफआईआर लॉन्च करेंगे या तो नहीं करेंगे, ये डिसाइड कर लेना होगा इंक्वायरी के बाद। तो 14 दिन इंफॉर्मेशन के बाद। अगर मैं इसको इस सेंस में कहूं कि सपोज करिए आज 1 फरवरी है, आज आपके थाने पे कोई भी व्यक्ति आया, तो जाहिर सी बात है शाम तक डीएसपी ऑफिस से आप परमिशन ले लेंगे कि सर इस केस के अंदर हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, और वो जो टाइम का जो कैलकुलेटर है वो वहीं से शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज से शुरू हो जाएगी। तो 14 फरवरी आपका खत्म हो जाता है, वैलेंटाइंस डे के दिन। वैलेंटाइन डे खत्म हो जाता है। देन द पुलिस ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट द केस आफ्टर रजिस्टरिंग द एफआईआर। उसके अंदर ही वो चाहे तो एफआईआर कर सकते हैं। बिल्कुल 14 डेज मैक्सिमम है जी। हो सकता है एक दिन में, अगले दिन उनको पता चले कि नहीं ये तो इन्हीं के द्वारा किया गया है, तो वो अगले दिन ही आपको एफआईआर करके आपको अरेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। और अगर वो एफआईआर नहीं करेगा तो फिर वो जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेंट को अपडेट भी करेगा कि देखिए बिल्कुल बिल्कुल अपडेट तो करना है। इन्फॉर्मेशन डज नॉट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट इज द मेन रीजन कि वी आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर द एफआईआर। अब सर इसमें क्लॉज एक 4 भी दिया गया है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि सपोज करिए कि आपकी एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर दिया जा रहा है, आपने एसएसपी को लेटर भेजा, एसएसपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तो ये इंटायर प्रोसेस क्या है सर? 1 बाय 1 मैं जानना चाहूँगा। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन आप देने गए पुलिस के पास जी, हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ बड़ा क्राइम हुआ है, कुछ भी ऐसा, चोरी डकैती रेप कुछ भी, और आप जाते हैं, जैसे कि ललिता कुमारी वाला केस में हुआ था। अगर आप ललिता कुमारी वाला केस भी देखें तो यही है। ललिता कुमारी के केस में क्या हुआ, अगर हम लोग याद करें, उसी केस से हम लोग ले सकते हैं फैक्ट्स। बच्ची किडनैप हो गई थी। जो ललिता कुमारी जो है वो बच्ची जो है वो किडनैप हो गई। उसके फादर गए आपका इंफॉर्मेशन देने
जो हम लोग कंप्लेंट बोलते हैं जी। नॉर्मली पुलिस को थाने में देने के लिए, तो पुलिस जो थाना है, वो पहले तो एफआईआर लेने से मना करती मना है। कर दिया। अब वो मना कर देगा तो आप क्या करेंगे? अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं होगा तो हम कहाँ जाएँ? बिल्कुल। तो उसके लिए भी प्रोविज़न पहले भी था सेक्शन 154 सीआरपीसी में भी जी। और बीएनएसएस में भी है। हुँ। इफ द एफआईआर इज़ नॉट लॉज्ड बाय द पुलिस देन दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सेम पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है आप लिख के आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चाहे तो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा उस मैटर को जी। या तो किसी भी अपने नीचे जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको निर्देश देगा कि आप इसका एफआईआर लॉन्च करके इन्वेस्टिगेट करें। अगर आप सुपरिटेंडेंट पुलिस भी कुछ ना करे, जी। पहले आप पुलिस थाने में गए, वहां कुछ नहीं हुआ, एसपी के पास गए, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, अगर एसपी भी लॉन्च नहीं करता है, देन आपके पास एक और रिड्रेशल फॉर्म है, आप वहां भी जा सकते हैं, वो तीसरा है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट। तो आप उस इंफॉर्मेशन को लेके मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लेंट, कंप्लेंट। क्रिमिनल कंप्लेंट। तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, जो भी नियरेस्ट आपका मैजिस्ट्रेट है जिस एरिया में आप रहते हैं। जी। तो ये पहले लिखा हुआ नहीं था, ये दिया हुआ था 156 में। जी। अब लेकिन ये क्लॉज यहीं पे और 200 जो हम लोग सीआरपीसी उसमें पढ़ते थे। हुँ, हुँ। अभी इन्होंने क्या किया, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, 173 में बीएनएसएस में इन्होंने क्लियर कट यहाँ लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि एग्रीड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द टू मैजिस्ट्रेट। द ये मैजिस्ट्रेट। हाँ, ये पहले नहीं था। ये अच्छा कर दिया है कि यहीं पे आपको ये पता चल जाता है कि अगर एसपी भी कुछ ना करे तो आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके क्रिमिनल कंप्लेंट करेंगे। अब मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो देख क्रिमिनल कंप्लेंट जो होगा उसमें कंप्लेनेंट को बुलाएगा, विटनेस को बुलाएगा और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि या तो वो 3 चीज़ें कर सकते हैं, या तो मैजिस्ट्रेट उस पे चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, या तो वो पुलिस को निर्देश देते हैं कि एफआईआर लॉन्च किया लॉन्च जाए। करें। एफआईआर लॉन्च हो गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। या वो चाहे तो अपना कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, कॉग्निजेंस लेके केस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, इश्यू प्रोसेस कर देंगे ओके। और या तो ऑर्डर देंगे पुलिस को, या तीसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया है हुँ, हुँ। और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस या वो इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, जी। तो मैजिस्ट्रेट वहीं पे उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देता है। डिसमिस भी कर ये सकते हैं। बिल्कुल तीनों चीजें मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, ओके। तीनों चीजें कर सकते हैं। तो डॉक्टर अविनाश, ये तो एफआईआर के बारे में रहा। अब इसके अलावा क्या कुछ ऐसे भी केस लॉज हैं जिन्होंने एफआईआर को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है समय समय पे? तो उसके बारे में देखिए, आप कुछ बताइए। केसेस तो बहुत हैं, जैसे जी। भजन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, ये बहुत पहले का केस है। आप एक क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर पे केस देख सकते हैं, बहुत फेमस हुआ था केपीएस गिल जी का। अच्छा, ये अगर केस आपको क्या था सर? रूपन देव बजाज वाला केस, जो आईएएस ऑफिसर थी हुँ, हुँ। और जिसमें वो उनके बट पे हैंड से हिट किए थे, मारे थे एक पार्टी में, और वो एफआईआर लॉन्च कराने चली गई थी और एफआईआर ही लॉन्च नहीं हो रहा था, जी। या एफआईआर फिर बाद में थाने वो मजिस्ट्रेट के पास गए, फिर एफआईआर लॉन्च हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ और केपीएस गिल साहब ने फिर उस पे क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर का फाइल कर दिया एप्लीकेशन हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट से वो क्वाश भी हो गया क्योंकि वो डीजीपी थे उस टाइम केपीएस गिल, आपको याद होगा हुँ, हुँ। जो पंजाब में घटना हुआ था 1984 के बारे में, उनको हेड बनाया गया था और वो जी। उस चीज़ को देखे थे, तो वो बहुत पावरफुल थे उस टाइम। और ये भी जो लेडी थी वो आईएएस ऑफिसर थी। ओके। तो यहाँ पे ये होता है कि क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रोविजन बीएनएसएस में या सीआरपीसी में कहीं भी क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर के बारे में नहीं दिया नहीं है। है। तो क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर जिस चीज़ के बारे में ना दे, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन है, बीएनएसएस में भी है और सीआरपीसी में भी है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट इनहेरेंट पावर ऑफ पावर द ऑफ द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट, जो सिर्फ हाई कोर्ट को मिला है। जी। ये भी एक डिफरेंस है सीपीसी जो सिविल है और क्रिमिनल में। हुँ, हुँ। सिविल में ये पावर इनहेरेंट पावर सब कोर्ट को है, जी। ऑल द कोर्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोअर कोर्ट। लेकिन क्रिमिनल में आप देखेंगे सिर्फ हाई कोर्ट को दिया हुआ है। ओके। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर उसको लगता है कि एफआईआर फॉल्स है, वो क्वाश कर सकता है उसको। तो वहां से वो क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर का है। कंप्लेंट अगर आप फॉल्स करते हैं, आप डायरेक्टली एफआईआर जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। जी। क्रॉसिंग ऑफ एफआईआर, क्रॉसिंग ऑफ कंप्लेंट, ये सारी चीजें हाई कोर्ट से भी आप करा सकते हैं। और अरेस्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा जजमेंट 2014 का है हमारे पास, अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में गाइडलाइन दिया गाइडेंस है इशू किया है। अरेस्ट के बारे में। और इसके बारे में और आप देखेंगे तो मलिमत कमेटी रिपोर्ट थी 2003 की, जी। जिसको कि आप देखेंगे कि 2013 वाला जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया उसमें भी और हमारे बीएनएस में भी काफी मलिमत कमेटी के रिपोर्ट को, रिकमेंडेशन को माना गया। सारा तो नहीं लिया इन्होंने, हुँ, हुँ। लेकिन काफी लिया गया है। मलिमत कमेटी रिपोर्ट हो गया। अरेस्टेड पर्सन पे आप देखेंगे डीके बसु का केस है, जिसमें काफी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया जी। कि अरेस्ट के क्या-क्या अरेस्टेड पर्सन के राइट्स हैं और पुलिस को कैसे अरेस्ट करने के बाद आपको कहाँ-कहाँ रखना है, कैसे पकड़ना है, हाउ अरेस्ट कैन मेड। अभी भी कुछ-कुछ आया है, जैसे थाने में अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, तो अब ये क्या है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है उसके लिए नॉमिनेट होगा, वो सारा थाने में जितने लोग अरेस्ट होंगे उसको लिखना है और लिस्ट बना के नोटिस बोर्ड पे रखना बिल्कुल, होगा कि बिल्कुल। कौन अरेस्ट हुआ है, कौन नहीं, किस ऑफेंस में अरेस्ट है, वो लिस्ट होना चाहिए ताकि आप जी। थाने में जाएँ आपको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमारे जानने वाला तो कोई अरेस्टेड नहीं है।
ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, ये बिल्कुल, मलिमत कमेटी बिल्कुल। रिपोर्ट का है। अभी देखे होंगे आप, हर पुलिस ऑफिसर के पास बैच है। हाँ, उनका नाम और उसका पीएनओ डेजिग्नेशन नंबर। के साथ। जी, ये मलिमत कमेटी रिपोर्ट के बाद हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और डीके बसु केस का सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद हुआ कि आपको नेम प्लेट रखना है। पता तो चले कि कौन अरेस्ट कर रहा है जी, जी, या बिल्कुल। कि उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो काफ़ी कुछ एफआईआर में चेंजेज़ हुए हैं। बहुत सारे एक और चेंजेस हुए हैं। जी। नया एक बड़ा अच्छा चेंज आप देखेंगे, ज़ीरो एफआईआर का जो आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया आपने ज़िक्र किया था। हाँ, तो पहले क्या है कि ज़ीरो एफआईआर जैसा वर्ड या कुछ डिफाइन नहीं था हुँ, हुँ। या मेंशन नहीं था सीआरपीसी में। बिल्कुल। लेकिन अब जो आप देखेंगे हमारा बीएनएसएस जो है, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें सेक्शन 173 में बिल्कुल मेंशन कर दिया है ज़ीरो एफआईआर। इर्रेस्पेक्टिव। ऐसा नहीं था कि पहले अब ज़ीरो एफआईआर नहीं था, पहले भी था। बिल्कुल। आप पहले भी कर सकते थे। ज़ीरो एफआईआर का मतलब सिंपल हुआ, ज़ीरो का मतलब शून्य, हम लोग ऐसे ही शून्य। समझ रहे हैं। मतलब इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मान लीजिए कि घटना आपका फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में हुआ, हुँ, हुँ। लेकिन किसी कारणवश आप मुंबई चले गए हैं। जी, तो आप किसी भी जगह पे हैं, मुंबई, कलकत्ता, रांची, पटना, जयपुर, आप एनीवेयर, आप वहाँ जाके एफआईआर अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं थाने में और एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। बिल्कुल। अब जो वो थाना वाला एफआईआर लॉन्च करेगा, उसका क्या नंबर देगा? तो वो नंबर है 0, 0। यानी कि कोई नंबर ही नहीं देगा। बिल्कुल। और वो थाना वाला जो इन्फॉर्मेशन आपका लिया है, वो थाना वाला इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को जो आपका जहाँ पे घटना हुआ है, जी, जिसका जुरिसडिक्शन बनता है, उस थाने में उस रिपोर्ट को, इन्फॉर्मेशन को, एफआईआर कॉपी को भेज देगा। एग्ज़ैक्टली। अब वो थाना वाला एक नंबर देगा, तब आपका बनेगा वो एफआईआर नंबर। आई थिंक उसको सर केस क्राइम नंबर भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि उसी से उसके चीज़ों को उसके पहले ट्रैक वो किया जाता 0 है। ही है। 0 है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पहले वो 0 ही है, तो जी। कोई नंबर नहीं है इसलिए 0 है। अच्छा, ये अच्छा। बड़ा देखिए, 0 हम लोग इसलिए बोलते हैं, 0 0 इसलिए है क्योंकि कोई एफआईआर नंबर नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए उसको 0 बोल रहे हैं। और एफआईआर में मेन 0 एफआईआर एक बड़ा अच्छा चीज़ अभी इन्होंने डाल दिया, पहले नहीं था ये। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज़ कमिटेड, कमिटेड यू कैन लॉन्च योर एफआईआर। एनीवेयर इन इंडिया। एनीवेयर इन इंडिया यू कैन गो एंड लॉन्च, ऑफ कोर्स। दैट इज़ कॉल्ड 0 एफआईआर। जी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अविनाश, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत ही एक सिंपल तरीके से आपने सारी चीज़ों को एक-एक करके एक्सप्लेन किया एंड बहुत ही जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए चर्चा के दौर में। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऐसा चर्चा बहुत कम ही होता है जो हम लोग करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। खासकर क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लास में ही पढ़ाते हैं। हाँ, इस तरह से मतलब डिस्कशन, ये मेरा पहला डिस्कशन है कि कोई इस तरह से डिस्कस कर रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी कहीं ट्रेनिंग देने चले गए, पुलिस की ट्रेनिंग हो गई जी। या स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग एक प्रिपरेशन करके जाते हैं, कुछ पीपीटी है, कुछ नोट्स है और हम लोग बताए जा रहे हैं, उसमें डिस्कशन कम होता है। हाँ, हाँ। तो वो कुछ सवाल पूछे, उसी का हम आंसर दे पाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आंसर का सेशन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। नहीं डॉक्टर अविनाश, काफ़ी मैं आपको ये अश्योर काफ़ी करता अच्छा हूँ कि रहा। बहुत ही जल्द और ऐसे ही डिस्कशन बहुत सारे इस चैनल के ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे, जहाँ पे एक सिंपल और आसान शब्दों में चीज़ों को बाइफरकेट किया जाएगा, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा, ताकि हर एक व्यक्ति जो एक नॉर्मल लेमैन है, ताकि उससे भी अपने अधिकारों के बारे में पता चले। क्योंकि अगर हम लॉ में ही देखते हैं तो वी हैव ए डिफरेंट वेराइटीज़, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, अधिकार क्या होते हैं जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, विक्टिम्स क्या राइट्स होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सर जिसके बारे में चर्चा की जा सकती है और इस चर्चा के माध्यम से आई एम डैम श्योर कि इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों को ज़रूर मिलेगा। ये बहुत अच्छा किया आपने कि शुरू किया है और मुझे लगता है अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये बहुत लोगों को फ़ायदा देगा। वैसे तो बहुत सारे ऑलरेडी चैनल्स हैं, जी, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैंने कम देखा है। जो आम भाषा में और आम क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सिंपल क्वेश्चन में, और मुझे लगता है लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इससे कि एफआईआर क्या है, नहीं है। बहुत बहुत लोग डरते हैं कि यार इन्फॉर्मेशन देने जाएँ, नहीं जाएँ, ये कंप्लेंट है, जी, इन्फॉर्मेशन जी। पुलिस के पास जाएँ तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो बहुत सारा डर भी होता है लोगों में। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं और आगे ले सकते हैं। आप जब भी बुलाएँगे हम आने के लिए तैयार हैं। एक तो काफ़ी अच्छा लगा डिस्कशन, और जी, उसके जी। ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा लोगों के लिए। तो ये ज़रूर, काफ़ी ज़रूर। अच्छा आपका स्टार्ट है। मुझे लगता है इट्स अ गुड स्टार्टअप, जिसको हम लोग बोलते हैं। सारे स्टार्टअप तो पैसा कमाने के लिए होते हैं। हुँ। आपका स्टार्टअप, आई थिंक इट्स गिव इन्फॉर्मेशन टू द पीपल एट लार्ज। थैंक यू सो अ, मच सर, ये थैंक्स बहुत फॉर योर लोगों को फ़ायदा सपोर्ट। देने जी, वाला जी, है। बिल्कुल। थैंक यू रवि जी फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर योर थैंक्स अ सपोर्ट। लॉट और हैप्पी सरस्वती पूजा यू टू सर। एडवांस में आपको। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जी, शुक्रिया सर। नमस्कार। थैंक